स्टार्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अविनाश भैया कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस ग्रेजुएशन के लिए। कैसा थैंक लग यू। रहा है ग्रेजुएट होने के बाद? ग्रेजुएट होने के बाद एक इंडिपेंडेंट वाली फीलिंग आ रही है कि इंडिपेंडेंट हो गए। अब खुद के पैरों पे खड़ा होके काम करना है और कमाना है बस। So those of you who all do not know, but Avinash भैया BBA LLB, right? BBLLB। हाँ, तो सबसे पहले तो यार पॉडकास्ट थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे। पहले मेरे को एक चीज क्लियर करो, बहुत दिनों से आपसे मैंने पहले भी पूछा था, बट मेरे को अभी भी कंफ्यूजन है, डिफरेंस बिटवीन एडवोकेट, लॉयर एंड बैरिस्टर। ये क्लियर कर दो यार। क्लियर जब मेरे को जब हो जाएगा ना, मैं तुमको पक्का क्लियर करूंगा उस दिन जब मुझे क्लियर हो जाएगा। तो अविनाश भैया, जैसे आई हैव टोल्ड माय व्यूअर्स दैट you are the founder of Yes Yogya Empowering Society. So tell us a bit more about it कि ये है क्या, आपका क्या काम है और क्या रीजन था आपका स्टार्ट करने के लिए? कुणाल, योग्य एम्पावरिंग सोसाइटी एक सोच थी जिसको मुकम्मल करने का एक सफर था। जैसे कि जो युवा हैं, उनके प्रति जो हमारी संवेदना है जी, उनके फ्यूचर को लेके उनको आगे बढ़ाना, उनको एक सशक्त बनाना, उनको परिपक्व बनाना, तो उनके प्रति जो हमारी संवेदना थी उसको जाहिर करते हुए हमने योग्य एम्पावरिंग सोसाइटी बनाई। जो युवा है आजकल के, उनके अंदर जो टैलेंट होता है वो शोकेस करने में या तो वो झिझकते हैं या कुछ दिखाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि रीजन सबसे बड़ा ये है कि दे डोंट गेट एनी अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म। उनको कोई प्लेटफॉर्म या तो मिलता नहीं है या दिया नहीं जाता। अगर कॉलेज हो तो कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट अच्छा होता है, जो बेस्ट होता है, जो आगे बैठता है, उनको चांस मिलता है। लेकिन व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स जो पीछे बैठते हैं, उनका क्या? वो भी तो यूथ है, वो भी तो हमारे भविष्य के अंदर जो उनका पूरा जो आगे बैठने वाले बच्चों का जितना हाथ है, उतना ही उन पीछे बैठने वाले बच्चों का हाथ है। तो उनको क्यों नहीं मिलता चांस? तो योग्य एम्पावरिंग सोसाइटी उन्हीं युवाओं के लिए है कि उनके लिए हम लोग दिन रात काम करते हैं, इंटर्नशिप्स देते हैं, जिसके माध्यम से एडवोकेट्स हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या कोई एक प्रोजेक्ट हो, उसके अंडर, उन प्रोजेक्ट्स के अंडर उनको हम काम करवाते हैं, ताकि उनको रिसर्च जो है, बेसिक जो रिसर्च इंडिया को आगे बढ़ाने में काम आती है, एक डेवलपमेंट की तरफ ले जाती है, उसके लिए उनको सिखाया जाए। क्योंकि व्हेन आई वाज रिसर्चिंग इन माय थर्ड ईयर, तो मुझे पता चला कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स दे डोंट नो अबाउट रिसर्चिंग। 90% स्टूडेंट्स। तो ऐसा क्यों है? तो उसी वैल्यू को कम करने के लिए, 90% का आंकड़ा कम करने के लिए हमने योग्य एम्पावरिंग सोसाइटी को चालू किया कि आखिर क्यों ना हर बच्चा गली में, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो सरकारी स्कूल का हो, चाहे वो सरकारी कॉलेज का हो, कोई भी बच्चा हो, उनको पता हो कि रिसर्च क्या होती है और उसका जो यूज है वो अपनी डेली लाइफ में कितना ज्यादा है। आई रियली लाइक द आइडिया कि आपने एज अ प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कॉलेज को नहीं, ना एक इंस्टीट्यूट को, बल्कि हर किसी के लिए अवेलेबल करा। बट जस्ट लाइक यू सेड कि यार आगे जो बैठने वाले बच्चे होते हैं उनको मौका मिल जाता है, पीछे वालों को नहीं मिलता। ऑन द कॉन्ट्ररी बट आई हैव सीन, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है बाकियों ने भी देखा हो सकता है बाकियों ने ना देखा हो, बट वट आई हैव सीन इज, इवन आई वॉज अ बैक बेंचर, बट मेरे को ये लगता है जैसे आपने कहा कि बच्चा आगे आना नहीं चाहता, कहीं ना कहीं मुझे मुझे ये लगता है कि उसका एनवायरनमेंट ऐसा होता है, उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, क्योंकि ऑल दीज लीड टू द कल्मिनेशन ऑफ वट वी आर टुडे। एंड बहुत सारे एंड मेजोरिटी ऑफ द बच्चे जो पीछे भी बैठते हैं, दे आर लाइक कि जैसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने ये कहा कि यार हमें करना है, लेकिन हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, हम वो अपॉर्चुनिटी ढूंढने कैसे? उस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अपॉर्चुनिटी ढूंढने की बात यह है कि उनको कॉलेज के अंदर सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है कि जो सिलेबस के अंदर है तुम उसी के अंदर रह के काम करो। अगर आप गवर्नमेंट की बात करें, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल तो गवर्नमेंट का, तो ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी चीज है जिसमें विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ गवर्नमेंट को उसके अंदर रह के काम करना पड़ता है। और जितना काम उसके अंदर रह के करना था, गवर्नमेंट वो काम कर चुकी है, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट नहीं होती। तो वहां पे जरूरत पड़ती है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने की। ट्रू तो ट्रू। ऐसे ही कॉलेज के अंदर होता है कि जब कॉलेज आपको पढ़ाता है तो वो रिस्ट्रिक्ट होता है कि जितना सिलेबस है
उतना ही हम पढ़ा दें, वो ही हमारे लिए काफी है, वो उतना इतना सफिशिएंट है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसके अलावा अगर वो स्टूडेंट्स को नहीं सिखाएंगे, अगर और एक्टिविटीज नहीं कराएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज, द मेन थिंग इज प्रैक्टिकल नॉलेज जब तक नहीं देंगे तो वो स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी सीख करने में कैसे हेल्प मिलेगी। जो आजकल के युवा है उनको जो अपॉर्चुनिटी जो वो ढूंढते हैं, उनको इसलिए नहीं मिलती क्योंकि कॉलेज ने सिखाया नहीं होता कि अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब करी जाए। तो अगर वो सिलेबस पे रह के ही काम कराएंगे तो युवाओं को अपॉर्चुनिटी सीख करने का चांस नहीं मिलेगा, एंड देन दे विल नॉट गेट एनी चांस। तो उनको फिर ऐसे ही खाली बैठना पड़ेगा, जिसके अंदर फिर लोग कहते हैं कि बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी नहीं है इंडिया में, लेकिन रोजगार ढूंढने में क्या जो परिपक्व होना पड़ता है एक इंसान को रोजगार ढूंढने के लिए, वो ही नहीं पता युवाओं को कि कैसे होना है, कैसे बनना है, परिपक्व कैसे बनना है, एक मेच्योर लेवल हमारे अंदर खुद के अंदर कैसे बढ़ाना है, कैसे लाना है। तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक हर कोई बेरोजगार है, आप बेरोजगार है, मैं बेरोजगार हूं। तो उनके अंदर पहले काम ढूंढने के लिए क्या करना होता है, जमीनी स्तर पे कैसे उतरना होता है, रिसर्च क्या करनी होती है, कैसे अप्रोच करना होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूट को, वो जब तक नहीं सिखाएगा कॉलेज, तो तब तक बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ना युवाओं को आगे रोजगार मिलने का कोई अवसर प्रदान होगा। True, true. Recently I was going through your website. तो जैसा भी आपने बताया कि इट्स अ प्लेटफॉर्म, बट ऑन द कॉन्ट्ररी जब मैं गूगल पे सर्च करता हूँ तो गूगल इज शोइंग मी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो मैं फिर आपको एज इन किस तरह से देखूं, एज अ सोशल वर्कर देखूं, एज इन एक सोसाइटी बियरर देखूं, व्हाट इज योर मेन रोल कि यार आपने चलो ये तो बता दिया कि यार ये हमारा मोटिव है, बट कहीं ना कहीं जो हमें इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है वो पूरी नहीं है। सो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दैट, एंड उसके बारे में आप क्या करने वाले कुणाल, जैसा कि आपको पता है कि नॉन गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, अगर आप मेरी बात से सहमत हो, तो वो होती है जो सोशल काम करती है, यानी कि जिससे जो काम कर रहा है उसको अंदर से सहमति हो, वो अंदर से हो? सेटिस्फाइड हो। मैं योग्य एम्पावरिंग सोसाइटी से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ये काम मैं अपने लिए नहीं कर रहा कि इससे मेरे को सेटिस्फेक्शन हो। मैं चाहता हूं कि मैं किसी को सिखाऊं नहीं, लेकिन मैं किसी को समझाऊं। तो हम अगर मैं आपको छोटे छोटे शब्दों में, अगर बेसिक शब्दों में यही कहूं कि वी आर अ थिंक टैंक, हम एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ताकि क्योंकि अगर आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त कर चुके हैं, तो आपको आगे आने वाले कॉलेजेस के बारे में कैसे पता चलेगा? व्हेन यू विल रिसर्च, व्हेन यू विल सर्च ऑन द गूगल। गूगल पे ये थोड़ी ना कि आप सीधा कुछ भी टाइप कर देंगे तो वो आ जाएगा। गूगल आपको वो दिखाता है जो आप ढूंढना चाहते हैं, वो नहीं दिखाता जो आपको ढूंढना नहीं है। तो आप अगर आपको यही नहीं पता होगा कि सर्च कैसे करते हैं, रिसर्च कैसे करते हैं, तब तक आप कैसे ढूंढेंगे कि मुझे कौन से कॉलेज में जाना है या मुझे क्या बनना है, मेरे जो आगे आने वाले करियर है वो करियर ऑप्शंस क्या है। तो हम एज अ रिसर्च सेल या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यही बताना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं आगे आने वाले युवाओं को कि अगर वो हमसे जुड़े या हमारे साथ काम करें। देखिए, अंडर काम करना और साथ काम करने में फर्क है। हम ये नहीं कह रहे हमारे हमारे अंडर काम करिए, हम चाहते हैं हमारे साथ काम करिए, ताकि आप जब रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे तो जो 90% का आंकड़ा मैंने देखा था वो जितना हो सके कम हो जाए, और हर एक युवा आप जैसे मेरे जैसे रिसर्च करे, अच्छे लेवल पे रिसर्च करे, और उनको जो अवसर है जो नहीं मिल पाते, जो कॉलेज नहीं बताता, जो उनके पेरेंट्स उनको नहीं सिखा पाते, क्यों? क्योंकि उनको खुद ही सीखना होता है। उंगली पकड़ के पेरेंट्स का काम जो होता है चलाना, तो वो चल जाते हैं, लेकिन रास्ते पे तो खुद ही चलना होता है। वो तो बता सकते कि बेटा ऐसे चलो, लेकिन रास्ते पे कौन चलेगा? हम खुद चलेंगे। तो कॉलेज ने अगर बता दिया कि बेटा ये तुम्हारा रास्ता है, तो उसमें चलना तुम्हें है, खुद चलना है। तो वो ही खुद चलने वाला जो टर्म है उसको मैं कहता हूँ रिसर्च। तो बी नॉट एज अ होली कंसेप्ट ऑफ NGO, but we are working as a think tank. We are working as a research organization for the government and for the youth. इट्स गुड कि आपने साथ में काम करने वाली बात कही। इट इज ऑफन काफी बुक्स के अंदर इस चीज को इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट बताया गया। आई गेस आप इस चीज से फेमिलियर होंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ इज लाइक आप अपने साथ साथ दूसरे का भला कर रहे हैं, बट ऑन द कॉन्ट्ररी आपके दिमाग में सबसे बड़ी बात ये रहती है कि दूसरे का भला हो, दूर दूर तक उसके नुकसान होने की 1% भी पॉसिबिलिटी ना हो। तो इट्स रियली गुड कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही है। तो हु एल्स
is with you in, the core team and the organizing team who are, the torch bearer of this society? इसके लिए मैं थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में जाऊं, थोड़ा सा पीछे जाऊं, तो कुणाल, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, जब व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर इन लॉ ग्रेजुएट बीबीएलएलबी, तो मैंने देखा कि बच्चे जो यहाँ पे आ रहे हैं, किसी ना किसी का बैकग्राउंड किसी से जुड़ा हुआ है। किसी के पेरेंट्स जज हैं या किसी के पेरेंट्स लॉयर हैं, ऐसा है। लेकिन मेरे पेरेंट्स का कोई दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं था लॉयर से। तो मुझे बताया गया कि आपको पहले ईमेल करना होगा, सीवी मेल। मेरे को ये भी नहीं पता था सीवी क्या होती है, मेल किसको करना होगा, एडवोकेट्स को मेल करना होता है, मेरे को कुछ नहीं पता था। तो जब मैंने मेल करना स्टार्ट किया, कुणाल, यू विल बी सरप्राइज्ड कि मैंने 60 to 50 मेल्स किए एंड आई गॉट ओनली 2 रिस्पॉन्सेस, और वो भी ये कि आप नहीं कर सकते। तो आपने सुना होगा कि जब तक खुद पे नहीं बीतती, जब तक इंसान खुद ही उस चीज से नहीं गुजरता, वो उस चीज को ठीक करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। तो जब मेरे पे गुजरी, तो मैंने सोचा कि मेरे जैसे कितने युवा होंगे। तो व्हेन आई वाज जस्ट विजिटिंग अ कॉन्फ्रेंस, मैं कॉन्फ्रेंस में गया, तो उस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ मेरे ही एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, शशांक शुक्ला। तो शशांक शुक्ला के साथ मैंने जब ये आइडिया डिस्कस किया कि क्यों ना एक रिसर्च सेल हो, जैसे मैंने आपसे बताया कि रिसर्च सेल हो, थिंक टैंक हो, जो युवाओं के लिए काम करे। तो उसने मेरे आइडिया को समझा, मेरे कंसेप्ट को समझा, एंड टू मेक अ टीम, ये मैं सबको कहना चाहता हूं, टू मेक अ कोर टीम, सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वो आपके आइडिया से सहमति रखे और समझे। तो जब उसने मेरी आइडिया से सहमति जताई, और ऐसे ही एक नेहा शर्मा है, शी इज स्टडिंग करंटली, शी इज परसुइंग पॉलिटिकल साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट इन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो जब हम तीनों ने मिलके योग्य को बनाना शुरू किया, तो हमको ये नहीं पता था कि कोर टीम क्या होती है, हमको बस ये पता था कि हम तीनों को मिलके काम करना है। लेकिन व्हेन वी यूज्ड टू टेल एवरीवन एल्स, जब हमने दूसरों को बताना शुरू किया कि हम लोग ये काम करते हैं, तो हमको पता चला कि वी आर अ कोर टीम। कोर टीम का मतलब यही है कि जो आपके साथ, आपके हर सुख दुख में, आपकी हर ऊंचाइयों को, और जो आप नीचे गिर रहे हैं उनमें साथ रहे। कोर टीम का मतलब ये नहीं है कि आप साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आपके सुख दुख में भी वो साथ रहे, और आपकी ऊंचाइयों में भी साथ रहे, और आप जब नीचे गिर रहे हैं तो भी वो साथ रहे। ये कोर टीम होती है। तो मेरे को बड़ा गर्व है कहते हुए कि ये टीम, जो शांक और नेहा है, ये मेरी कोर टीम है, जिसके साथ मिलकर मैं योग्य एम्पावरमेंट सोसाइटी में काम करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यू सी अविनाश भैया, आई हैव आल्सो सीन, एंड अभी मेरे को एकदम से याद आया, कांग्रेचुलेशन, आपने बुक भी लिखी है। थैंक यू वेरी मच। सोच से उड़ान तक, आई गेस, विचार, सोच से क्रिया तक का सफर। सोच से क्रिया तक। सो टेल मी अबाउट दिस बुक, कि लॉ बैकग्राउंड, उसमें भी यू आर द फर्स्ट वन इन द फैमिली जो लॉ कर रहा है, एंड राइटिंग अ बुक इज टोटली डिफरेंट थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपको हर पेज के हर सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर, एवरीथिंग यू हैव टू गो 3-4 बार आपको एडिटिंग करनी पड़ती है। तो हाउ डिड दिस आइडिया केम इनटू योर माइंड, और इसको इम्प्लीमेंटेशन करने का क्या सीन हुआ? कुणाल, मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि सोच से क्रिया तक का सफर आपकी कहानी है, मेरी कहानी है, और हमारे जैसे लाखों युवाओं की कहानी है। आपने जैसे कि पूछा ये इसका आइडिया कैसे आया, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं योग्य एम्पावरमेंट सोसाइटी चालू कर रहा था, तो उसके अंदर चालू करते वक्त जो जो हर्डल्स और जो जो स्ट्रगल्स के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ, तो आई थिंक कि ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा ये प्रोग्राम। तो मैं छोटा सा अगर मैं बताऊं, तो हमारे सामने इतने इतने ज्यादा हर्डल्स आए, इतने ज्यादा डिप्रेसिंग पॉइंट्स आए कि मन करता था कि उस चीज को छोड़ दो, मत करो। दिमाग में आता था कि हमने क्यों ठेका ले रखा है। जब आप ये चीज सोचते हैं ना कि कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो समहाउ और द अदर आपके दिमाग में एक छोटा सा पॉइंट ये भी आता है कि मैंने क्यों ठेका ले रखा, मैं ही क्यों करूं, वाई आई एम, मैं ही क्यों, वाई एम आई। तो जब ये चीज मैंने सोची, तो और इसमें काम करना शुरू किया, तो रात को जब ये योग्य एम्पावरमेंट सोसाइटी में काम कर रहा था, तो अचानक से रात को मैंने सोचा कि मेरे जैसे कितने युवा होंगे जो इस सिचुएशन से गुजर चुके होंगे। शायद किसी ने काम करना छोड़ दिया होगा, शायद किसी ने सुसाइड कर लिया होगा, कोई डिप्रेशन में होगा। तो इसलिए किताब के माध्यम से मैं बस ये बताना चाहता हूं कि जो युवा आजकल के काम करते हैं, और जब उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो हार मान जाते हैं, जैसे कि अगर छोटा एग्जांपल मैं ये लूं, आपका यूट्यूब चैनल है, आपने वहां पे ढेरों वीडियो डाली, लेकिन फिर भी आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ देंगे। आपको ये भी देखना चाहिए कि 26 से 30 वीडियो बनाने की मेहनत आपने उसमें डाली है, आपने अपना टाइम उसमें
उसमें जो डाला है, उसमें जो पूरा निचोड़ा है अपना पसीना, जो अपनी मेहनत निचोड़ी है, उसके अंदर वो मेहनत भी उड़ जाएगी उसके साथ, अगर आपने चैनल डिलीट कर दिया तो वैसे ही अगर युवा अगर किसी काम को करता है और वो नहीं हो पाता, तो कैसे उस सोच को वो मुकम्मल करके एक्शन में लाना चाहे, वो कैसे ला सकता है, वही इस किताब के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश करी। और एक चीज मैं ये भी कहूंगा कि मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूं जिसने बहुत चीजें पा ली है या फिर वो सक्सेसफुल बन चुका है, लेकिन ये एक ऐसी कहानी है जिसके अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि रोजमर्रा के अंदर जो युवा फेस करता है, दिक्कतें फेस करता है, और फिर हार मान के घर पे बैठ जाता है और चार दीवारी के अंदर बैठ के ये सोचता है कि क्यों मैंने छोड़ दिया। तो उससे पहले जब वो सोचे कि मैंने क्यों छोड़ दिया, उससे पहले उसको एक बार तो कोशिश जरूर करनी चाहिए। यही है ये किताब। बिल्कुल, आई रियली एग्री विद दैट। मतलब क्योंकि व्हेन यू सी कि यार आपके साथ साथ भी बहुत लोगों ने ये चीज करी है, वो जो एक एक्सटर्नल मोटिवेशन फैक्टर होता है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। आई फील बिल्कुल कि जब तक आपको अंदर से नहीं आएगा, आप बिल्कुल किसी काम को फोड़ ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो आई आई रियली थिंक कि मैंने उसका सिनॉप्सिस भी पढ़ा है जैसे आपने बताया। आई रियली थिंक कि अगर किसी इंसान के अंदर से आग निकलती है वो, तो वो डेफिनेटली ये चीज कर सकता है। So, my next question comes to you is कि आपने इतने सारे प्रोग्राम्स अरेंज करे स्टूडेंट्स के लिए, एंड उसके अंदर काफी सारे पॉलिटिशियन भी आए। माय क्वेश्चन टू यू इज कि जब भी कोई एक पॉलिटिशियन, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, मैं किसी एक पार्टी की तरफ ब्लेम नहीं करूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, लोग ब्लेम गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं कि यार इसका पक्का कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एजेंडा है। क्या आपका कुछ ऐसा पॉलिटिकल एजेंडा है, नॉट इन द बैड वे, कि एक पॉजिटिव वे में कि यार अगर मेरे को एक पॉलिटिकल एजेंडा मिलता तो मेरा नहीं, तो मेरे पीछे जो इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं जैसा आपने बताया, उनको फायदा हो? या फिर आपका पॉलिटिकल एफिलिएशन इसलिए हो रहा है ताकि आप एक और बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बड़ा ब्रांड क्रिएट कर कुणाल, इसके अंदर मैं कहूंगा कि इट इज नॉट अ पॉलिटिकल एजेंडा, रेदर देन सेइंग कि ये पॉजिटिव एजेंडा है। कैसे है? आपने देखा होगा कि जो भी टीवी चैनल्स होते हैं, टीवी चैनल अगर आप डिबेट देखते हैं या आज तक पे, एनडीटीवी पे, उसके अंदर जो भी लोग आते हैं डिबेट करने के लिए, उनका कोई ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा होता है तब, और आई टॉपिक थिंक वो डिबेट नहीं होता, वो चीखना चिल्लाना होता है। बिल्कुल चीखना चिल्लाना होता है। और पॉलिटिकल डिबेट पे जिसपे वो लोग एक दूसरे को जो तंज कसते हैं वो होता है उसके अंदर। हमने क्या किया है, ये आई थिंक दिस इज द फर्स्ट इनिशिएटिव, हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को, बीट इट आम आदमी, बीट इट कांग्रेस, बीट दिस बीजेपी, कोई भी आरजेडी, कोई भी हो, हमने सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके ये बताया है कि आप लोग पॉलिटिकल डिबेट के अलावा भी एक एजुकेशनल डिबेट भी कर सकते हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उसको हमने एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया कि आपको एजुकेशनल, इकोनॉमी, कोरोना से होने वाली डेथ, उन सब पे बात करनी पड़ेगी जिसके अंदर पॉलिटिकल टच ना हो। पॉलिटिकल टच के साथ आप बात नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सेशन कराना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, ताकि इन अ पॉजिटिव मैनर यूथ उनको समझे और उनके आइडियाज, उनके पॉलिसीज को समझे और उन पे फिर अपनी राय दे। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड organizing these kind of seminar. This is not the मैंने कोई पॉलिटिकल एजेंडा के साथ इसको चालू नहीं किया, बट विद अ पॉजिटिव एजेंडा। नाइस नाइस। सो यू सी, जब भी आप कोई एक बहुत बड़ी सोच को, बदलाव को रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन में लेके आते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। एंड इंडियन सोसाइटी में स्पेशली द फर्स्ट एंड सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरे को लगती है इज फैमिली सपोर्ट। व्हाट वाज योर फैमिलीज रिएक्शन व्हेन यू टोल्ड अबाउट यस? और क्या आपने इनिशियल डेज में यस के बारे में फैमिली को बताया था, और अब उनका क्या रिएक्शन? इनिशियल डेज में तो मैंने नहीं बताया, क्योंकि दिस इज अ न्यू कंसेप्ट। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर पेरेंट्स को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, बिकॉज दिस इज ऑल डिपेंड ऑन एजुकेशन। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप करियर की बात करते हैं कि मेरे को जॉब करनी है, मेरे को लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है, बिजनेसमैन बनना है। दिस इज ऑल अ न्यू कंसेप्ट। और ये कंसेप्ट जो रिलेट करता है वो रिलेट करता है कि आप एजुकेशन के अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, क्या रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। तो इसीलिए ये पॉइंट पेरेंट्स को समझाने में थोड़ा सा दिक्कत उसमें देखनी पड़ती है, क्योंकि अगर पेरेंट्स को समझाना हो तो उनको रिलेट करना भी इतना आसान नहीं होता। उनको बताना पड़ता है कि आई वांट टू
change it. I want to change. I want to bring a change in the educational field. I want to bring a revolution in the career of the youth. तो उनको भी समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, उनको भी थोड़ा हजम करने में, उनको थोड़ा डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है कि कहीं ये पाथ रॉन्ग तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं है इसके अंदर। तो बस ये इसमें इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जो भी करें, आपको कितना उस पर यकीन है, आप खुद कितना कॉन्फिडेंट है, वो ज्यादा मैटर करता है, बाकायदा ये कि आपके पेरेंट्स उस पर क्या सोचते हैं। क्योंकि पेरेंट्स का फर्ज है सिर्फ बताना कि चलो ठीक है तुम सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, लेकिन जब अंदर से आपकी आवाज आती है कि यू आर राइट, यू आर गोइंग ऑन अ राइट पाथ, तब आप सही एक मुकम्मल स्टेज पे पहुंच के मंजिल को पाते हैं। राइट राइट। तो अविनाश जी, जैसे अभी आपने बताया, इट्स ऑल अबाउट कि यार आप चीजों को कैसे देखते हो, आपको अपने ऊपर यकीन है या नहीं। तो मेरा क्वेश्चन इट्स लाइक नेक्स्ट, यस से रिलेटेड नहीं है, इन जनरल है। इट्स लाइक देयर आर टू स्कूल्स की, पहला स्कूल ऑफ थॉट है कि यार इट्स लाइक आप जो भी परस्यू करना चाह रहे हो, बीट एनीथिंग, बीट करियर, बीट एजुकेशन, यू हैव टू गिव इट अ डीप थॉट कि यार क्या ये 5 साल में मेरे को रिटर्न प्रोवाइड करेगा या नहीं। ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, द सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट थिंक्स कि यार आप जितना टाइम इस चीज के अंदर लगाओगे सोचने में, इट लीड्स टू ओवर थिंकिंग। रादर यू, इफ यू थिंक यू हैव द गट एंड आपकी वो गट फीलिंग आ रही है, यू शुड फॉलो इट। बट यू शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड कि यार अगर ये चीज मेरे से नहीं हो पा रही है, डिपेंडिंग ऑन कि मेरे रिसोर्सेज क्या है, कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ, अगर आई एम गोइंग फॉर एमटेक, मैं 5 ट्राई लेता हूँ गेट के लिए। ठीक है, 5 ट्राइज आर द मोस्ट दैट आई कैन गिव। अगर 5 साल में वो चीज नहीं होती, तो आई शुड ड्रॉप द आइडिया एंड परस्यू अदर थिंग्स, ताकि मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो बहुत ज्यादा और मैं दूसरी चीज में एक्सेल कर पाऊँ। ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट सेज कि यार जो आपको लगता है कि ये चीज बढ़िया है, गेट इज नो डाउट बढ़िया, एंड फॉर एन इंजीनियर लाइक मी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बहुत स्कोप है। they'll be saying कि नहीं यार तू और ट्राई कर, और ट्राई। what is your view on this? कुणाल, अपना चाणक्य की एक सोच थी जिसपे मैं यकीन करता हूं, और जो आपकी इस सवाल पे बिल्कुल फिट बैठेगा। उन्होंने ये कहा था कि भविष्य में आप ध्यान रखिए कि क्या होने वाला है और भविष्य को ठीक करिए ताकि आपका प्रेजेंट उसके हिसाब से चल सके। लोग क्या करते हैं, जैसे कि बोला, स्टूडेंट्स क्या है कि अगर वो काम कर रहे हैं इन प्रेजेंट, तो वो ये सोच के काम करते हैं कि आगे उनका करियर पे इस पे क्या असर पड़ेगा, उनका करियर इस पे कैसे, उनका, क्योंकि जो वो पढ़ाई करते हैं वो करियर उस पर डिपेंड होता है। तो अगर बात आती है कि रिसोर्सेज है कि नहीं, पूरे तरह से कि फुल उनको सपोर्ट है कि नहीं, और वो सोचते हैं कि अगर जो चीज वो कर रहे हैं, क्यों ना मैं इसका थोड़ा और बेस्ट दूं, और थोड़ा आगे करूं, और थोड़ा आगे करूं। तो इस पे यही ध्यान रखने वाली बात है, और उस पर मैं यही कहना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स फॉर द टाइम बीइंग एक पर्टिकुलर जगह पे रह के एक पर्टिकुलर चीज पे काम करते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, विदाउट डिस्पाइट थिंकिंग कि आगे आने वाले कल में क्या होगा, आगे आने वाले कल में क्या, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं, मैंने 5 साल अपने लॉ में दिए, मैंने 5 साल लॉ करा, मेरे माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च किए, और ऑन द कॉन्ट्ररी मैं उसके अपोजिट ये योग्य एम्पावरिंग सोसाइटी चला रहा हूं। अगर मैं ये सोच लेता पहले से, फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में ये सोच लेता कि मेरे को आगे इस करियर से रिलेटेड ही काम करना है, तो आज योग्य एम्पावरिंग सोसाइटी नहीं होता। और अगर मैं ये सोच लेता कि एलएलबी मैंने, बीबीएलएलबी मैंने कर लिया, मेरे को और करना है, मेरे को एलएलएम करना है, मेरे को जज की प्रिपरेशन करनी है, मेरे को जुडिशरी क्रैक करना है, तो भी आज योग्य एम्पावरिंग सोसाइटी नहीं होती। तो आप कैसे अपने उस पर्टिकुलर टाइम को कैसे उसको चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने से रिलेटेड करके, कि आगे चल के आप जो भी काम करें आप उसमें खुश रहें। क्योंकि आजकल क्या होता है, युवा, आप जैसे मेरे जैसे यूथ क्या करते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं ये नहीं सोचते कि उससे उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, बिकॉज सोसाइटी रन्स ऑन अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ टेक लिए जा रहे हैं, देने की बात आती है तो सब छोड़ देते हैं, सबको लगता है कि मैं अपना करियर पहले बना लेता हूँ। तो इस पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स या यूथ अगर कोई काम कर रहे हैं तो उनको करियर ओरिएंटेड ना रहते हुए प्रेजेंट ओरिएंटेड, कि पहले मैं जो आज कर रहा हूँ उस पर फोकस करूँ, उसको आगे, उसको अच्छे से काम पे फोकस करके उसको अच्छे से आगे बढ़ाऊं,
फिर सोचो कि आगे मुझे क्या करना है। क्यों? अगर अगर वो यही सोचते रहे कि फ्यूचर फ्यूचर उसको आगे बढ़ाते रहना है, तो उनका प्रेजेंट बिगड़ जाएगा, उनके प्रेजेंट पे फोकस नहीं रह पाएगा, शायद उनके मार्क्स कम आए या फेल हो जाए, तो उनके फ्यूचर सोचने का क्या फायदा। इसलिए प्रेजेंट पे फोकस करिए, प्रेजेंट पे जितना फोकस रखेंगे, जितना अच्छे से उसको निखारेंगे, फ्यूचर अपने आप निखर जाएगा, अपने आप अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ब्यूटीफुली सेड। तो मूविंग ऑन टू द इसी टॉपिक को थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं यस के रिस्पेक्ट में कि एज यू सेड कि एल बीबीए एलएलबी आपने खत्म कर दी, बट नाउ यू आर वर्किंग फॉर यस, एंड इज यस गोइंग टू बी योर मेन स्ट्रीम थिंग कि यार मेरे को आगे टोटली 100% इसी में कमिटेड रहना है, या फिर आप बायलेटरली कोई चीज चलाओगे कि यार यस तो मेरा है ही है, मैं X% ऑफ अमाउंट इसको दूंगा, बायलेटरली Y% ऑफ अमाउंट मैं किसी और चीज को दूंगा। तो आप क्या इस चीज में फ्यूचर देख रहे इसके अंदर मैं आपका पॉइंट वो उठाना चाहता हूँ जो आपने पूछा था पेरेंट्स वाला, हैं? वो इसके अंदर उठेगा कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे ने अगर एलएलबी कर ली है तो वो आगे या तो जुडिशरी क्रैक करेगा या लिटिगेशन में जाएगा। तो उनका ये सवाल इसमें जाहिर होता है और उठता भी है कि तुमने ठीक है बीबी एलएलबी कर ली, तुमने एलएलबी कर ली, तुम लो ग्रेजुएट हो गए, अब क्या तुम अपना सारा समय योग्य में दोगे? तो आपको ध्यान हो, और ये सबको पता है कि पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ाई हमेशा चलती रहती है, चाहे आप 55 साल के हो, चाहे आप 20 साल के हो, पढ़ाई रुकती नहीं है। कोई ना कोई फॉर्म में आपके सामने आती है और आपको बताती है कि आपको अभी आगे और पढ़ना है। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है। अब जो सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, जैसे कि अब आपने जैसे कि पूछा कि मैं योग्य में अपना टाइम दूंगा या एलएलएम, तो ये सवाल रात को मैं अपने, क्योंकि जो भी सवाल ऐसे जैसे कि आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, ये सवाल मेरे अंदर भी आते हैं और मैं इनसे भागता नहीं, मैं बैठ के आराम से सोचता हूँ, मन से, दिमाग से और दिल से, दोनों से सोचता हूँ कि अगर मैंने ये काम किया तो क्या इसको मैं करियर बना पाऊंगा? अगर मैंने करियर बनाया तो मेरी एजुकेशन हैम्पर होगी, तो मेरे को दोनों को कैसे रिलेट करना है? तो जवाब ये निकल के आता है कि अपनी पढ़ाई कभी मत छोड़ो, पढ़ाई करते रहो। क्यों? क्योंकि ऑन द नॉट सो गुड साइड, बिना पढ़ाई वाले को कोई भी महत्व नहीं देता। अगर आप ये कहेंगे कि मैं योग्य का डायरेक्टर, तो मुझे कोई क्यों बोलेगा कि चलो ठीक है तुम अच्छे हो, या फिर ही विल प्रेज मी बिकॉज ऑफ माई डायरेक्टरशिप इन द योग्य एम्पावरमेंट सोसाइटी। वरना अगर मैं उसको ये कहूं कि आई एम एलएलबी ग्रेजुएट, आई एम एलएलएम, आई एम पीएचडी, तो उसको लगता है कि इस इंसान ने, इस लड़के ने कुछ अचीव किया है। तो इसलिए मैंने यही सोचा है कि मैं योग्य चलाऊंगा। इट इज माई मेन प्रायोरिटी टू गिव ऑल द यूथ द अपॉर्चुनिटी एंड द प्लेटफॉर्म, बट on the other side I will also perform my education, I will also grab all those opportunities which is meant for me, जो मेरे लिए एजुकेशन में है। मैं एलएलएम भी करूंगा, मैं आगे पीएचडी भी करूंगा, मैं आगे पढ़ूंगा भी। क्यों? क्योंकि खुद को अच्छे से आकार दोगे तभी योग्य को विकार दोगे, तभी आगे योग्य आगे परिपक्व बनेगा। नाइस। आई फाइंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग, और मुझे काफी अच्छा लगता है कि आजकल इवन हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज में भी देखो कि आई हैव ऑलवेज एम्फसाइज्ड ऑन इंग्लिश, एम्फसाइज करा नहीं है, बट यू नो ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, बाय प्रेजेंटेशन, गोइंग ऑन स्टेज, इट इट हैज स्टक इनटू माय सबकॉन्शियस माइंड कि यार इंग्लिश में ही बात करनी है, उसके बिना लोग गधा समझेंगे तेरे को। बट व्हाट आई फाइंड ब्यूटीफुल अबाउट यस इज, जैसे आपने एक अभियान भी चलाया था, हिंदी भाषा अभियान, भारतीय भाषा अभियान, भारतीय भाषा अभियान। भारतीय भाषा अभियान। सो आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग कि यार जिसमें लोग सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, स्पेशली नॉर्थ इंडियन सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, और उसके बारे में भी मैंने थोड़ा पढ़ने की कोशिश करी। आई गेस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि उसके अंदर आपका मेन फोकस यही था कि यार इट्स नॉट अबाउट हिंदी और इंग्लिश, इट्स अबाउट इन व्हाट थिंग यू आर कंफर्टेबल इन। बिल्कुल, जो भी लैंग्वेज, जैसे कि मैं पहले मैं प्रणाम करना चाहता हूँ अपने गुरुजी का, जिन्होंने, जिनका ये भारतीय भाषा अभियान है, श्री अरुण भारद्वाज जी, जिन्होंने ये जो अभियान शुरू किया और इसको एक मुकाम तक लेके गए और मेरे को भी जोड़ा, तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि उन्होंने मेरे को जोड़ा। इसके अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे लैंग्वेजेस, सभी लैंग्वेजेस को इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे तो उस गरीब का क्या होगा जिसको तमिल आती है, उस गरीब का क्या होगा जो बिहारी लैंग्वेज में बोलता है, या उसका जो यूपी से आया है।
क्या उसको हक नहीं है कि अपनी भाषा दूसरों के सामने रखने का? क्या उसको हक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो अपनी भाषा में अपना न्याय पा सके? क्या उसको हक नहीं है हाई कोर्ट के अंदर अगर उसके ऊपर कोई बयान चल रहा है तो उसको हक हो, उसको पता हो कि उसके ऊपर क्या किस तरह का बयान चल रहा है, उसको किस कानून के अंदर उसको सजा मिली है? If English is the main priority or if English is the main language, then what about those people? उनका लोगों का क्या होगा? क्या वो लोगों क्या ये तो यही बात हो गई कि we have performed a discrimination. हमने एक लाइन खींच दी है कि इस लाइन के ऊपर सब अमीर है जिनको अंग्रेजी आती है, उस लाइन के नीचे सब गरीब है जिनको वो बीपीएल के अंदर आ गए जिनको अंग्रेजी नहीं आती है। तो इसका मतलब मैं बीपीएल के अंदर आता हूँ अगर मैं अंग्रेजी ढंग से नहीं बोल पाता, आप बीपीएल के अंदर आते हैं अगर आप अंग्रेजी ढंग से नहीं बोल सकते। यानी कि मैं अपनी ही भाषा बोलने के लिए दर दर की ठोकरें खाऊं? क्या मैं अपनी ही भाषा सुनने के लिए, समझने के लिए ये कहूं कि मेरे को सुप्रीम कोर्ट की परमिशन चाहिए या फिर किसी गवर्नमेंट के लिखित में चाहिए कि आप ठीक है हिंदी बोल सकते हैं? मैं अपनी ही भाषा नहीं बोल सकता। अगर जर्मन में रह के इंसान जर्मनी बोल सकता है, इंग्लैंड में रह के अंग्रेजी बोल सकता है, तो क्या भारत में रह के हम लोग अपनी भाषा नहीं बोल सकते? क्या तमिल में रहता हुआ तमिल की भाषा नहीं बोल सकता, कन्नड़ की भाषा नहीं बोल सकता, साउथ के लैंग्वेज में नहीं बोल सकता साउथ का बंदा, या बिहारी लैंग्वेज में या यूपी लैंग्वेज में? हम अंग्रेजी भाषा को क्यों इतना महत्व देते हैं? इसलिए देते हैं क्योंकि आजकल नीड बन चुकी है, इंपॉर्टेंस नहीं रही, नीड बन चुकी है लोगों की। क्यों? क्योंकि हमने बना दी है। हमने एक, ये तो वही बात होगी कि जिसने गुटखा की दुकान खोली वही कह रहे कि मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, लोगों का इलाज करूंगा। तो ये वही बात है कि अगर आप लोग कह रहे हैं कि हिंदी या कोई भी, मैं हिंदी नहीं कहूंगा, कोई भी भाषा को आप इंपॉर्टेंस दो, तो कम से कम ये तो मत कहो कि इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। आप ये तो कहो ना कि सारी भाषाएं इंपॉर्टेंट है, सभी बोलो। तो सिचुएशन भी उसी तरह की क्रिएट करनी चाहिए। ऑफिस में जाओ तो अंग्रेजी, स्कूल कॉलेज में जाओ तो अंग्रेजी, और किसी स्कूल में जाओ तो अंग्रेजी, प्रिंसिपल से मिलो तो अंग्रेजी। अरे उसका क्या जिसको अंग्रेजी नहीं बोलनी आती, वो क्या छुप के कोने में दुख के बैठा रहेगा? उसको अपनी बात बोलने का हक नहीं है? तो यही है भारतीय भाषा अभियान कि सबको अपनी भाषा में बोलने का अधिकार है, हक है, और वो बोलेगा। वो किसी सुप्रीम कोर्ट या किसी मिनिस्टर की लिखित में कोई ऑर्डर पास होने की वेट नहीं करेगा कि वो मुझे बोले कि तुम बोलो हिंदी में तो हम बोलेंगे। कोई मुझे नहीं बोलेगा कि मुझे क्या बोलना है। मेरा खुद अधिकार है कि मुझे क्या बोलना है। So, Avinash bhai, for the whole podcast, it is quite clear कि यार आपने इस चीज में अपने कोवर्कर्स के साथ कितनी मेहनत करी। व्हाट इफ अगर कल आप उठते हो एंड यू गेट टू नो कि यार मेरी जितनी मेहनत है, मोर इम्पोर्टेंटली मेरे साथ काम करने वाले जितने लोग हैं उनकी मेहनत है, वो सारी मिट्टी में चली गई है। वी हैव टू यू नो shut down, yes, all of it. What will be your first step after that? इतना कहूंगा कि मैं रोऊंगा नहीं, मेरे आंखों से आंसू नहीं टपकेंगे, बिकॉज द फॉरमोस्ट थिंग इज इंसान की जब कोई मेहनत नीचे गिरती। अगर छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आपने कोई बिजनेस खोला है और रातों रात उस फैक्ट्री में आग लग जाए, तो इसका मतलब कि आप उम्मीद छोड़ देंगे, आप सुसाइड कर लेंगे? क्या आप, भगवान ने आपको दो हाथ, दो पैर, दो कान, दो आंख, एक दिमाग किस लिए दिया है? सोचने के मैं लिए तो दिया पहले इंश्योरेंस क्लेम करूंगा। बिल्कुल इंश्योरेंस बिल्कुल क्लेम करेंगे। लेकिन अगर इसको ये कहें कि इंसान डिप्रेशन में चला जाए क्योंकि उसका जो वो धंधा, वो जो फैक्ट्री है वो काम कर रहा था वो बंद हो जाए, वो बंद हो गया है, आग लगी है, तो इट इज नॉट राइट टू से कि वो सुसाइड कर ले, डिप्रेशन में चला जाए। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर यस बंद हो जाए जो हमने मेहनत करी है, तो कुणाल इस पे इतना ही कहना चाहूंगा कि इतना दुख देखा है, इतना स्ट्रगल देखा है। जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स को नहीं पता था, इसलिए देखा है। पेरेंट्स को नहीं पता था कि बच्चा क्या कर रहा है, बस उनको ये था कि बच्चा जो कर रहा है अंत में खुश रहे और सबको खुशी दे। तो इसलिए अगर यस को बनाने के लिए जितना स्ट्रगल, जितना दुख, जितना उत्पीड़ना हुई है हमारे साथ, उस चीज ने हमको इतना मजबूत बना दिया है कि अगर आने वाले महीनों में, सालों में कितनी भी मुश्किलें आए, अगर यस भी बंद हो जाए तो हम युवाओं के लिए, युवाओं के प्रति काम करने से झिझकेंगे नहीं और रुकेंगे नहीं। क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जो रुक गया वो मर गया, जो रुक जाता है वो मर जाता है। क्यों? उसने मेहनत ही नहीं करी, उसने कोशिश ही नहीं करी। तो जब तक इंसान कोशिश नहीं करेगा, वो इंसान किस बात का? बिल्कुल बिल्कुल अग्रीड की लाइफ का दूसरा नाम ही कोशिश है। एवर फ्लोइंग है, कोशिश है। कि अगर आप रुक गए तो दैट्स इट, अगर आपके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया दैट्स
बिल्कुल। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की जैसे आपने कहा कि बहुत सारे आपने दुख देखे, मेहनत बहुत कही है। देर आर अ टन ऑफ पीपल आउट देयर जिनके दिमाग में ये आइडिया जरूर है, यस की तरह, यस से रिलेटेड या फिर और भी कुछ, जो सोसाइटी को बहुत कुछ देना चाहते हैं, बिकॉज दे नो कि यार सोसाइटी से हमें क्या चीजें मिली, बट कहीं ना कहीं वो रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये चीज नहीं पता होती कि यार हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो व्हाट वुड बी दोज थ्री एडवाइसेस टू दोज पीपल कि यार उनको पता चले कि वो स्टार्ट कहाँ से करें और आगे इस जर्नी को परस्यू कैसे करें। सबसे पहले सबसे बड़ी एडवाइस, ये अगर मेन प्रायोरिटी वाली एडवाइस होगी, सबसे पहले जो किताब का, जो आपने किताब का जो जिक्र करा था, सबसे पहले उसमें इस किताब का नाम ही है सोच से क्रिया तक का सफर। तो सबसे पहले एडवाइस मेरी यही होगी कि अपनी सोच को, जो आप कह रहे थे ना कि करना चाहते हैं, किया क्यों नहीं। सबसे पहला सवाल अपने आप से पूछिए, किया क्यों नहीं अभी तक। अभी तक उस सोच को अपने दिमाग में क्यों रखा हुआ है, किसी से डिस्कस क्यों नहीं किया, उसको एक्शन में क्यों नहीं लाए। तो सबसे पहली एडवाइस यही है कि अपनी सोच को बदल के क्रिया बनाइए, एक्शन में लाइए, उसको करिए। जब तक आप उस चीज से प्रति अपने आप की, अपने अंदर के आप को उजागर नहीं करेंगे ना, तब तक वो सिर्फ एक सोच ही रह जाएगी, और उस सोच के साथ ही आप मर भी जाएंगे, और तब भी यही सोच के मरेंगे कि काश मैंने किया होता, मगर किया नहीं। दूसरी एडवाइस ये है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, जितनी भी, एन नंबर ऑफ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजार नहीं, लाखों नहीं, जितनी भी मुश्किलें आए, कभी भी आप डिप्रेशन में मत जाइए। कभी भी अपने ख्यालों में ऐसे, दिमाग में ऐसे ख्याल ना आने दीजिए जो आपको नीचा गिरा दे। मैं मानता हूं कि कभी ना कभी, जैसे हम कहने की बात बहुत आसान होती है, अपनी आग को उजागर करिए, अपने अंदर की आग को जला के रखिए, लेकिन वो आग बुझती बुझती नहीं है। भले ही उसकी लौ कम हो जाती है, लेकिन वो आग कभी बुझती नहीं है। उस आग को हमेशा बना के रखिए, उजागर करके रखिए, उसमें मेहनत का तेल डालते रहिए। जब तक उसमें मेहनत का तेल डालते रहेंगे ना, वो हमेशा जलती रहेगी, और उसकी लौ जितनी ऊपर जाएगी, आप भी ऊंचाइयों को उतना ही छुएंगे। और तीसरी, सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप अपनी लाइफ में सफलता पाएंगे, कभी भी पीछे मुड़ के देखना मत। और अगर, मतलब, पीछे मुड़ के मत देखने का मतलब ये नहीं है कि आगे बढ़ते रहिए और दूसरों को पीछे छोड़ दीजिए। ये याद रखिएगा कि आपको आगे लाने के लिए आपके दोस्तों का, आपके माँ बाप का, आपके साथियों का, सभी का हाथ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब कुछ बड़े बन जाते हैं तो वो भूल जाते हैं, उनके दोस्त भी हैं जिनको टाइम देना है, उनके माँ बाप भी है जिनको टाइम देना है, उनके भाई बंधु सब हैं। तो उनको भी देखिए, उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है आपकी सेक्रीफाइस के अंदर। अब आप पूछेंगे क्या किया है, उन्होंने अपना टाइम सेक्रीफाइस किया। आपने जो उनको टाइम देना चाहिए था, आपने उनको टाइम नहीं दिया, खुशी मिजाज रहने का, उनके साथ खेलने का, कूदने का, हंसने का, वो टाइम आपने उनको नहीं दिया। मदद का, उनको जो मदद चाहिए थी, आपने उनको वो मदद नहीं दी, उन्होंने वो सेक्रीफाइस किया। तो जब भी आप आगे बढ़े, पीछे मुड़ के जरूर देखिएगा कि जिन्होंने आपको खड़ा किया है ना, उनको आप हमेशा थैंक यू बोल के चले, चाहे वो आपसे छोटे हो, चाहे वो आपसे बड़े हो। और जिस दिन आप ये करना चालू कर देंगे, मैं अविनाश शर्मा आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप ऊंचाइयों को जरूर छुएंगे और कभी गिरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे आपको सहारा देने वाले आपके दोस्त, भाई बंधु, माँ बाप खड़े हैं, जिनको आपने कभी भी दुखी नहीं किया। थैंक यू। वेरी वेल सेड अविनाश भाई। यू सी, मेरा पॉडकास्ट स्टार्ट करने का मकसद, टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर ये चीज नहीं बताई है, बट यू आर द फर्स्ट वन whom I'm interviewing। थैंक यू वेरी मच। मैं अरे यार, आप तो भाइयों, आपका नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। तो द मेन मोटिव ऑफ मी स्टार्टिंग द पॉडकास्ट वाज, यार मैं बहुत सेल्फिश आदमी हूँ, टू बी ऑनेस्ट। इट्स लाइक आपके सामने मैं ये चीज, आपके सामने थ्रू यूट्यूब मैं ये चीज बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यार इट्स लाइक मेरे से भी दूसरों का दुख नहीं देखा जाता, बट मेरे से सबसे बड़ा अपना दुख नहीं देखा जाता। क्यों? क्योंकि मैं दूसरों को देख के दुखी हो जाता हूँ। बिल्कुल। लाइक अगर मैं आपसे या किसी से भी बात करके उनके दुख कम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे मेरा बड़ा मोटिव है कि यार मेरे को खुश होना बहुत अच्छी, है। तो बिल्कुल। दैट इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट कि यार आधे घंटे का, 10 मिनट का, 20 मिनट का, 1 घंटे का पॉडकास्ट है, 10 बातें हो रही हैं, 15 पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। हो सकता है एक पॉइंट, वो एक पॉइंट आपकी लाइफ इतनी चेंज कर दे कि अगर आप यहाँ थे तो यहाँ नहीं तो उसके बीच में कहीं
आ जाओ, अब वहां स्टैग्नेंट ना रहो। सो यू नो, जैसे मैंने आपको कहा यार, मैं बहुत ज्यादा ही सेल्फिश आदमी हूँ। व्हाट वन लाइफ एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव मी कि यार कुणाल, ये चीज तू कर, इररिस्पेक्टिव ऑफ यू नो एनी डायरेक्शन की, तुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट अपनी जिंदगी में बस एक चीज ये जरूर याद रख। वो एक चीज यही होगी कि जो दुख आपको होता है दूसरों को दुखी देखते हुए, तो उनकी जिंदगी में बदलाव लाइए। चाहे अपनी मेहनत से लाइए, चाहे अपने पॉडकास्ट के जरिए लाइए। आप जब दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाएंगे कुणाल, आई एम श्योर आपकी जिंदगी में खुद ब खुद बदलाव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जिस दुखी को देखते हुए दुखी होते थे, जब वो खुश होएगा तो आप भी खुश होंगे। तो क्या है ये बदलाव ही है, चेंज। तो बदलाव दूसरों की जिंदगी में लाइए, तो आपकी जिंदगी में खुद ब खुद बदलाव आएगा। तो यही मेरी एक छोटी सी एडवाइस आपके लिए। थैंक यू सो मच अविनाश भाई फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच कुणाल। बहुत अच्छा लगा, बड़े दिनों बाद आपसे बात हुई है। कनेक्टेड रहा करो यार, बहुत ज्यादा बिजी हो गए हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली क्या है ना, तुम्हें वाटर मिनिस्ट्री देनी है, तो उसके लिए तैयारी कर रहा था। तो कैंपेन कैंपेन सारा कंप्लीट। कैंपेनिंग चल रही है अभी, बिल्कुल। बस अगले अगले इलेक्शन में हम लोग आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बिल्कुल बात नहीं बिल्कुल। तुमको मैं टिकट दूंगा और तुम उसमें लड़ना और वाटर मिनिस्टर बन के पूरी दिल्ली को पानी देना, सप्लाई करना है। अच्छे बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल। So with this, guys, thank you so much for joining us on that random podcast, guy. This was Avinash Sharma from Yogi Empowering Society. Join us on the next podcast. Till then, thank you so much. थैंक यू वेरी मच।